नमस्कार, खबर दोपहर में आपका स्वागत है और मैं हूं आपके साथ लोकेश जगवानी। खबरों की शुरुआत करेंगे विस्तार के साथ, लेकिन सबसे पहले रुक करते हैं इस वक्त की बड़ी खबर का। दिल्ली से इस वक्त की बड़ी खबर आ रही है। स्वास्थ्य मंत्री सत्येंद्र जैन का बयान आया है और उन्होंने कहा है कि राजधानी में आगे लॉकडाउन जो है वह नहीं बढ़ेगा। सत्येंद्र जैन ने अटकलों पर जवाब दे दिया है। हालांकि दिल्ली में तेजी से कोरोना वायरस जो है वह फैल रहा है। आपको बता दें, दिल्ली के स्वास्थ्य मंत्री सत्येंद्र जैन का बयान आया है। उन्होंने कहा कि राजधानी में आगे लॉकडाउन नहीं बढ़ेगा। दिल्ली में तेजी से कोरोना वायरस जो है वह फैल रहा है। इस वक्त की बड़ी खबर राजधानी दिल्ली से तमाम दर्शकों को बता दें, दिल्ली के स्वास्थ्य मंत्री सत्येंद्र जैन ने यह बयान दिया है। देश की राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में कोरोना महामारी तेजी के साथ बढ़ती नजर आ रही है और इस बीच दिल्ली के स्वास्थ्य मंत्री सत्येंद्र जैन का बयान सामने आया। उन्होंने कहा कि राजधानी दिल्ली में आगे लॉकडाउन नहीं बढ़ेगा। साथ ही साथ आपको जानकारी दे दें कि दिल्ली में कोरोना वायरस तेजी से फैल रहा है। इस वक्त की बड़ी खबर देश की राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली से आपको बता दें, जहां पर कोरोना महामारी तेजी के साथ बढ़ती हुई नजर आ रही है और इस बीच दिल्ली के स्वास्थ्य मंत्री सत्येंद्र जैन का बयान सामने आया है। उन्होंने कहा कि राजधानी में लॉकडाउन आगे नहीं बढ़ेगा। तो आपको बड़ी खबर से रूबरू करवा दें। इस खबर पर तमाम जानकारी देने के लिए इस वक्त हमारे संवाददाता राजीव तिवारी इस वक्त हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। राजीव, स्वास्थ्य मंत्री सत्येंद्र जैन ने साफ कर दिया है कि दिल्ली में लॉकडाउन बढ़ाने पर किसी तरह का कोई विचार नहीं है और राजधानी में आगे लॉकडाउन नहीं बढ़ेगा। तमाम अपडेट चाहेंगे आपसे राजीव। देखिए बिल्कुल बताते, जिस तरीके से दिल्ली के अंदर लगातार कोरोना वायरस के जो संक्रमण है वो बढ़ता चला जा रहा है, मगर सत्येंद्र जैन ने ये स्पष्ट कर दिया है कि लॉकडाउन जो है वो आगे नहीं बढ़ाया जाएगा। यानी कि सीधे सीधे कहें तो जिस अनलॉक में चल रहा है दिल्ली कहीं ना कहीं तरीके चलता रहेगा। मतलब देखना होगा कि क्या जो कोरोना वायरस के संक्रमण फैल रहा है लगातार, और या फिर उनके कहें दिल्ली सरकार के जितने दावे हैं कितने साबित हो सकते हैं कि कितने पावरफुल हैं, या फिर कहें कि जितने भी दावे किए जा रहे हैं कि अस्पतालों के अंदर या फिर कहें संक्रमण रोकने के लिए वो कितने कारगर होंगे। जी राजीव, जिस तरह से दिल्ली में कोरोना के बढ़ते मामलों के बावजूद भी जो केजरीवाल सरकार है राज्य में लॉकडाउन बढ़ाने के पक्ष में तो नजर नहीं आ रही है, तो वहीं अगर दिल्ली में कोरोना से हुई मौत के आंकड़ों की बात करें तो इसे लेकर जिस तरह से दिल्ली नगर निगम और राज्य सरकार के बीच में विवाद चल रहा है, क्या सत्येंद्र जैन ने उस पर भी अपनी कोई राय रखी है? बिल्कुल भाई, जिस तरीके से दिल्ली सरकार के अंदर या फिर सफाई कर्मचारी जो कह सकते हैं उनके एमसीडी के अंदर जितने भी वाद विवाद चल रहे हैं, इनके वो सैलरी को लेकर चल रहे थे और सुरक्षा को लेकर चल रहे थे, मगर कहीं ना कहीं सत्येंद्र जैन ने स्पष्ट कर दिया है कि हाँ, अभी जो भी कार्य है, जो भी एमसीडी की तरफ से जो पेंशन सैलरी रुकी हुई है या फिर और भी जो दिक्कतें हैं, तो वो दिल्ली सरकार ही स्पष्ट कर पाएगी इसके अंदर। मगर कहीं ना कहीं ये जरूर है, दिल्ली सत्येंद्र जैन ने स्पष्ट किया है कि हाँ, कि जितने भी कारगर उपाय हैं कोरोना वायरस को रोकने के लिए वो स्पष्ट हैं और भी तमाम सुविधाएं होंगी वो दी जाएंगी दिल्ली की जनता को। जी राजीव, धन्यवाद तमाम जानकारी देने के लिए। तो आपको बता दें, दिल्ली सरकार ने लॉकडाउन बढ़ाने से इनकार कर दिया है। सत्येंद्र जैन ने तमाम अटकलों का जवाब देते हुए कहा कि राजधानी में आगे लॉकडाउन नहीं बढ़ेगा। तो राज्य में लॉकडाउन बढ़ाने के पक्ष में केजरीवाल सरकार नजर नहीं आ रही है। वहीं भारत चीन में चल रहे विवाद को लेकर रक्षा विशेषज्ञ पीके सहगल ने कहा कि भारत चीन पर बिल्कुल भी भरोसा नहीं करता। तो साथ ही कहा कि भारत पीछे हटने वाला नहीं है। और उन्होंने क्या कुछ कहा, आइए आपको सुनाते हैं। लद्दाख में हिंदुस्तान और चाइना आपस में बातचीत कर रहे हैं स्टैंड ऑफ को सुलझाने के लिए, लेकिन इसके बावजूद हिंदुस्तान चाइना को बिल्कुल ट्रस्ट नहीं करता, क्योंकि चाइना कहता कुछ है और करता बिल्कुल अलग है। इसको निगाह में रखते हुए हमें पूरे बॉर्डर को लद्दाख में, हिमाचल में, उत्तराखंड में, सिक्किम में और अरुणाचल में स्ट्रेंथन किया है, एयरफोर्स को भी डिप्लॉय किया है और चाइना को साफ तौर पे कहा है कि हिंदुस्तान फॉरवर्ड पोस्चर से पीछे नहीं हटेगा जब तक चाइना जो है हमारी सरजमी से हर प्रकार से पीछे नहीं हटता, इंक्लूडिंग पेगोंग सो।
और जब तक वो अपना पूरा जो उसने हेवी बिल्डअप किया अपने इलाके में उसको नहीं हटाता। उधर शोपियां में सुरक्षा बलों को एक बड़ी सफलता मिली है। यहां लश्कर का एक आतंकी गिरफ्तार किया गया है और इस आतंकी की पहचान जाकिर अहमद खान के रूप में हुई है। पकड़े गए आतंकी के पास से एक पिस्टल और भारी मात्रा में गोला बारूद बरामद किया गया। फिलहाल उससे पूछताछ की जा रही है। आपको बता दें, इस आतंकी के पकड़े जाने के बाद कई अहम खुलासे होने की संभावना जताई जा रही है। दरअसल सुरक्षा बलों को इलाके में एक आतंकी के छिपे होने की सूचना मिली थी और इसी के आधार पर सेना की RRSOG जानीपुरा ने अभियान शुरू किया। इलाके की घेराबंदी कर तलाशी अभियान को चलाया गया और इसी दौरान सुरक्षा बलों ने उक्त आतंकी को पकड़ने में सफलता हासिल की है। कोरोना वायरस संकट के बीच कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने शुक्रवार को पूर्व अमेरिकी राजनयिक निकोलस बर्न्स से बात की। दोनों ने इस दौरान दुनिया में इस वक्त के माहौल पर बात की और इस दौरान अश्वेत नागरिक, हिंदू मुस्लिम लोकतंत्र समेत कई मसलों पर बात हुई। राहुल ने इस दौरान दोनों देशों में कोरोना की लड़ाई, लॉकडाउन और फिर उसके असर पर बातचीत की। राहुल गांधी ने कहा कि भारत और अमेरिका दोनों ही सहिष्णु देश हैं जो नए आइडिया को समझते हैं और किसी भी विचार की इज्जत करते हैं, लेकिन आज दोनों देशों में दिक्कत है। तो वहीं निकोलस बर्न्स ने कहा कि अमेरिका में इस तरह की दिक्कतें हैं। अफ्रीकी अमेरिकियों के साथ लंबे वक्त से ऐसा होता रहा है। अमेरिका में मार्टिन लूथर किंग ने बड़ा काम किया है। उनके आदर्श भी महात्मा गांधी थे। अमेरिका ने बराक ओबामा जैसे नेता को राष्ट्रपति के लिए चुना, लेकिन आज क्या देखने को मिल रहा है? किसी का भी हक है प्रदर्शन करना, लेकिन अमेरिका में राष्ट्रपति ब्लैक लोगों को आतंकवादी समझते हैं। लॉकडाउन के दौरान कर्मचारियों को 54 दिन का पूरा वेतन देने के मामले में आज सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई। सुप्रीम कोर्ट ने आज इस मामले में अपना फैसला सुनाते हुए कहा कि कर्मचारी और कंपनी आपस में समझौते से मामले को सुलझाएं। इसमें राज्य के श्रम विभाग मदद करेंगे। कोर्ट ने साथ ही साथ कहा कि इस बीच पूरा वेतन न देने वाले कंपनी के खिलाफ कोई दंडात्मक कार्रवाई नहीं होगी। आपको बता दें कि लॉकडाउन के दौरान कर्मचारियों को 54 दिन का पूरा वेतन देने का मामला था। उत्तर प्रदेश में बेसिक शिक्षा विभाग में 69,000 शिक्षक भर्ती मामले में इलाहाबाद हाईकोर्ट की लखनऊ खंडपीठ ने यूपी सरकार को बड़ी राहत दी है और कहा कि सरकार सुप्रीम कोर्ट के 9 जून के आदेश को देखते हुए भर्ती प्रक्रिया जारी रख सकती है। कोर्ट के इस आदेश से अब भर्ती का रास्ता साफ हो चुका है। आपको बता दें, कोर्ट ने 3 जून को दिए गए अपने आदेश में भर्ती प्रक्रिया पर रोक लगा दी थी, जिससे कि प्रदेश के अलग अलग जिलों में हो रही काउंसलिंग प्रक्रिया को रोक दिया गया था। कांग्रेस नेता पीएल पूनिया ने कोरोना को लेकर कहा कि कोरोना के केस लगातार बढ़ते जा रहे हैं। अगर यही हाल रहा तो जून अगस्त तक कोरोना मरीजों की स्थिति खराब होगी और आने वाला समय भयानक होगा। साथ ही कहा कि कोरोना को लेकर सरकार को अहम कदम उठाना चाहिए। इसका फैलाव जो उम्मीद थी हिंदुस्तान में उससे ज़्यादा फैलाव है, क्योंकि हमने तो एस्टिमेट किया था कि 21 दिन में हम इसको दबा देंगे, इस पर विजय हासिल कर देंगे, जैसे प्रधानमंत्री जी ने कहा था। अब लगभग 3 लाख के करीब 2,95,000 से ज़्यादा केसेज आ चुके हैं और अकेले महाराष्ट्र में लगभग 1 लाख केसेस हैं। दिल्ली में भी 35,000 आंकड़ा पार कर रहा है। तो केसेस तो निरंतर, इवन गुजरात, उत्तर प्रदेश, वो अभी भी समस्या है। और आप अंदाज लगाइएगा कि इस रफ्तार से केसेस आते रहे, कोरोना केसेस का सामने आते रहे, तो जुलाई अगस्त में क्या स्थिति होगी।
उम्मीद रखते हैं कि जून ख़त्म होते होते इसमें टेपर ऑफ करना शुरू होगा, केसेस कम होना शुरू होंगे, अन्यथा स्थिति भयंकर होने वाली है। तो मैं समझता हूं कि अभी से केंद्र सरकार को पूरी व्यवस्था प्लानिंग के साथ में करनी चाहिए। बहुत संकट। वहीं दिल्ली के स्वास्थ्य मंत्री सत्येंद्र जैन ने कहा कि कोविड प्रोटोकॉल से जिन लोगों का अंतिम संस्कार किया जाता है उनमें दो तरह के लोग होते हैं, एक जिनकी कोविड से मौत हुई और दूसरे वो जो कोरोना वायरस के संदिग्ध मरीज होते हैं। साथ ही उन्होंने कहा कि नगर निगम के दिल्ली में कोरोना से होने वाली 2098 मौतों के दावे पर दोनों के लिए पर्ची एक ही दी जाती है कि कोविड प्रोटोकॉल से उनका अंतिम संस्कार किया जाए। कोविड प्रोटोकॉल से जिनका संस्कार किया जाता है उसमें दो तरह के लोग होते हैं। एक होते हैं जिनकी कोविड से डेथ हुई है, दूसरे होते हैं जिसको किसी भी तरह का शक होता है, सस्पेक्ट होता है। पर्ची एक ही जाती है कि कोविड प्रोटोकॉल से उनका संस्कार किया जाए। कल जो लिखित में जाता है कि कोविड प्रोटोकॉल से संस्कार किया जाए, इसमें बहुत तरह के लोग होते हैं। मान लो एक किसी बुजुर्ग की डेथ हो गई तो अगर परिवार में कोई भी पॉजिटिव था, जब सस्पेक्ट भी था तो कहते यार ये सस्पेक्ट मान लो इसको कि कैन बी सस्पेक्टेड, फैल ना जाए। या कोई कह देता है कि जी इनको तो 4 दिन पहले बुखार आया था या कुछ भी बता दे तो उसको सस्पेक्ट मान लिया जाता है। तो कोरोना सस्पेक्ट एंड कोरोना पॉजिटिव दोनों को कोरोना प्रोटोकॉल से दाह संस्कार किया जाता है। और साथ ही साथ जो रिपोर्टिंग है, हमारे पास रिपोर्टिंग हॉस्पिटल्स करते हैं सारे, तो कई बार हॉस्पिटल की रिपोर्टिंग। रुक करते हैं इस वक्त की बड़ी खबर का जो कि आंध्र प्रदेश से सामने आ रही है। आपको बता दें कोरोना से जुड़ी इस वक्त की बड़ी खबर, बीते 24 घंटे में कोरोना के यहां पर 141 नए केस जो हैं वह सामने आए हैं। राज्य में 4400 से ज्यादा कोरोना संक्रमित लोगों की संख्या हो चुकी है, जबकि अब तक 80 लोगों की मौत की खबर सामने आ रही है। 24 घंटे में यहां कोरोना के 141 नए केस सामने आए हैं और राज्य में 4402 संक्रमितों की संख्या हो चुकी है और साथ ही साथ अब तक 80 लोगों की मौत की खबर भी सामने आ रही है। तमाम दर्शकों को इस वक्त की बड़ी खबर बता दें जो कि आंध्र प्रदेश से आ रही है। यहां पर अगर बात करें तो 80 लोगों की मौत हो चुकी है अब तक और लगातार जो संक्रमण के मामले हैं वे बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं। तो आंध्र प्रदेश में कोरोना वायरस के पिछले 24 घंटों में अगर कोरोना केस की बात करें तो 141 नए केस सामने आए हैं और अब तक 80 लोगों की कोरोना से मौत की खबर सामने आ रही है। तो आंध्र प्रदेश से कोरोना से जुड़ी इस वक्त की बड़ी खबर, यहां पर पिछले 24 घंटे में कोरोना के 141 नए केस सामने आए और राज्य में 4402 संक्रमितों की संख्या हो चुकी है। तमाम दर्शकों को बता दें 80 लोगों की मौत भी यहां पर हो चुकी है। तो आंध्र प्रदेश में कोरोना के नए केस सामने आए हैं। 141 नए केस बीते 24 घंटे में यहां पर सामने आए हैं। देश की राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में कोरोना महामारी तेजी के साथ बढ़ती जा रही है और इस बीच जामा मस्जिद की ओर से एक बड़ी जानकारी सामने आई है। जामा मस्जिद के शाही इमाम बुखारी ने मीडिया से बातचीत में कहा कि मैंने लोगों से अपने घरों में नमाज अदा करने की अपील की है और इसके बाद मौलानाओं से सलाह लेने और लोगों से राय लेने के बाद निर्णय लिया गया है कि गुरुवार से 30 जून तक जामा मस्जिद में सामूहिक नमाज अदा करने पर रोक रहेगी और चंद लोग ही 5 वक्त की नमाज को पढ़ पाएंगे। हालात की नज़ाकत को देखते हुए मैंने 2 दिन पहले जामे मस्जिद दिल्ली को आम नमाजियों के लिए बंद करने के ताल्लुक से अवामी राय मांगी थी और इसी दरमियान मैंने उलमाए किराम से भी मशवरा किया। अक्सरियती राय यही है कि इंसानी जान को हलाकत से बचाना अफजल है और इसके लिए शरई उज़्र मौजूद है। लिहाजा अवामी राय
और उलमा से मशवरे के बाद ये फैसला लिया गया है कि आज रात 8 बजे यानी नमाज मगरिब के बाद से 30 जून तक जामे मस्जिद दिल्ली में इज्तिमाई तौर पर नमाजें अदा न करके चंद लोग ही 5 वक्ता बाजमात नमाज अदा करेंगे और आम नमाजी अपने घरों में ही नमाज अदा करेंगे। वहीं मुंबई में बढ़ते कोरोना के मामलों को देखते हुए प्रवासियों की मांग पर करीब 10 दिनों के बाद एक बार फिर से श्रमिक स्पेशल ट्रेन मुंबई से जौनपुर के लिए प्रवासियों के लिए रवाना की गई, जिसके चलते कांदिवली पूर्व से कांग्रेस की महिला अध्यक्ष अजंता यादव के नेतृत्व में करीब 600 लोगों को बस से बोरीवली स्टेशन के लिए रवाना किया गया। मुंबई में बढ़ते कोरोना के बीच एक अच्छी खबर है। करीब 10 दिन के बाद मुंबईकरों को एक वापस स्पेशल ट्रेन मिली है। जो अपने गांव जाना चाहते हैं उनके लिए आज जो है मुंबई से जौनपुर के लिए स्पेशल ट्रेन की व्यवस्था की गई है। इस व्यवस्था में सबसे बड़ी अहम भूमिका है मुंबई के महिला अध्यक्षा जो है अजंता यादव जी का। हमारे साथ अजंता यादव जी मौजूद है। दूसरी तस्वीरें आपको दिखाऊंगा कि ये करीब 650 लोग हैं जो अब तक मुंबई से अपने गांव नहीं जा पाए थे। उनको जो जाने की जो तमाम शिकायत थी उसको लेकर अजंता यादव और यहाँ के जो पालक मंत्री हैं असलम शेख के अथक प्रयत्नों से एक ट्रेन दी गई है। ट्रेन में करीब 1200 से 1400 लोगों को जाने की अनुमति है। ऐसे में जो आधा भाग है वो सोनू सूद के द्वारा मैनेज किया गया है, वो लेके जाएंगे। दूसरी तस्वीरें दिखाएंगे कि काफ़ी समय बाद मुंबई पुलिस जो है वापस से उन लोगों के बीच में आ गई है जिनको गाँव जाना है। उनके लिए वो तमाम व्यवस्थाएं देख रही है कि लोग शांतिपूर्वक और सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करते हुए अपने घर तक पहुंचे। हालांकि पूरे देश में कोरोना महामारी ने अपना विकराल रूप ले लिया है। ऐसे में महाराष्ट्र में जब लगातार कोरोना संक्रमण बढ़ रहा था उसको देखते हुए जो लोग अपनी गांव जाने की इच्छा जाहिर की थी उनके लिए ट्रेन उपलब्ध कराई गई। अजंता यादव जी हमारे साथ है। अजंता जी, कितने लोग की व्यवस्था की गई है, किस तरह की व्यवस्था बताइए? ऐसे तो काफ़ी लोग, हज़ारों लोग रह चुके हैं, लेकिन जो हमारे संपर्क में थे करीब 600 लोग हैं। और भी लोग, एक और ट्रेन हमने मांग की है, और भी 1300 लोग हैं, लेकिन आज 600 लोगों की प्रबंध किया गया है। हम आदरणीय हमारे गार्डियन मिनिस्टर असलम शेख जी का तहे दिल से बहुत आभार मानेंगे। क्या यह आखिरी ट्रेन होगी? इसके बाद क्या प्रवासी लोगों के लिए ट्रेन नहीं भेजी जाएगी? नहीं, एक ट्रेन और मांगी है हमने, श्रमिक ट्रेन, क्योंकि इतने बेचारे गरीब लोग पैसा कहाँ से लाएंगे। आज पैसे की इतनी तकलीफ है, लोग एकदम मिडिल क्लास के लोग भी गरीब हो चुके हैं, गरीब तो गरीब हैं ही, तो कहाँ से पैसा लाएंगे। तो हमारी एक रिक्वेस्ट और है कि पूरे मुंबई के लिए एक श्रमिक, यूपी के लिए और एक ट्रेन दी जाए ताकि मुंबई में जितने लोग बचे हैं उनको भी हम उसमें अकोमोडेट करें। और ये मांग मुझे पता है ज़रूर पूरी होगी। और आज भी हम आपके माध्यम से ये बताना चाहते हैं लोगों को कि हमारे जो कांग्रेस के सभी मंत्री हैं, जैसे कि असलम शेख जी है, वर्षा ताई गायकवाड़ है, और हमारे सभी अध्यक्ष, सभी ने काफ़ी मेहनत की कोरोना वायरस के समय में, और इस महामारी को कंट्रोल करने में हम सभी ने अपना अपना योगदान दिया है और आगे भी देंगे। जाहिर सी बात है, तमाम शिद्दत के बाद जो है वापस से मुंबई करो को ये ट्रेन मिली है। तमाम प्रवासी लोग हैं जो अपने गाँव जाना चाहते हैं, उनसे भी बात करेंगे कि क्या किस तरह की उम्मीदें थी। अब मुझे लगता है कि आखिरी एक उम्मीद थी जो आप अजंता यादव ने दिया। बेशक बेटा, बहुत उम्मीद थी कि जनता यादव ने हम लोग को साथ दिया, इज्जत से हम लोग को घर पहुंचाया। अभी उनकी बड़ी धन्यवाद है बेटा कि आप लोग का मदद मिला, आप लोग का सहारा मिला कि हम लोग अपने मुल्क जा रहे हैं ये परेशानियां से बढ़ के। यहाँ बहुत खाने पीने की तकलीफ है बेटा। बात है, लॉकडाउन में हर किसी को परेशानियां हो रही थी, उसको देखते हुए जो अजंता यादव द्वारा पहल की गई है वो कभी सराहनीय। दूसरी तस्वीरें आप देख पा रहे हैं कि कितना लोग उत्सुक है, बड़ी संख्या में लोग मौजूद है अपने अपने घर जाने के। हालांकि जिस तरह से लगातार सरकार द्वारा सोशल डिस्टेंसिंग की बात की जा रही है वो अब इनमें नहीं रहा, क्योंकि एक उत्सुकता होती है अपने गांव जाने की। फिलहाल 1 से 2 घंटे बाद जब इनकी बसेस लगी तो इनको बोरीवली के लिए रवाना कर दिया जाएगा और वहां से ये अपने अपने गंतव्य के लिए निकल जाएंगे। कैमरा पर्सन सोनी, NB न्यूज, मुंबई। वहीं सपा एमएलसी सुनील यादव ने बीजेपी पर बयान देते हुए कहा कि सरकार महामारी से लड़ने में गंभीर नहीं दिखाई दे रही। तो साथ ही उन्होंने कहा कि हमारे देश में कोरोना तेजी से बढ़ रहा है, अगर यही हाल रहा तो जून में हम दुनिया को कोरोना के मामलों में पीछे छोड़ देंगे। और साथ ही साथ कहा कि कोरोना के समय में भी सरकार चुनाव की तैयारियां कर रही है। और उन्होंने क्या कुछ कहा, आइए आपको सुनाते हैं। पूरी दुनिया वैश्विक महामारी कोरोना से बहुत गंभीरता से लड़ी।
हमारा देश भी लड़ रहा है, लेकिन सरकार को जितना गंभीर होना चाहिए था, सरकार महामारी से लड़ने में उतना गंभीर नहीं दिखाई दे रही है। एक तरफ आप ताली, थाली और दीपक जलाते हो, ठीक है, आपने कहा कि हम उत्साह बढ़ाने के लिए जो लोग कोरोना से लड़ रहे हैं उनके लिए हमने ताली और थाली बजाई, लेकिन ताली और थाली से मिला क्या? क्या संक्रमण कम हो गया? पेशेंट कम हो गए? हम इस स्पीड से बढ़ रहे हैं हमारे देश में कोरोना के मरीज, मुझे लगता है कि जून तक तो हम दुनिया को सबसे पीछे छोड़ देंगे। तो ऐसी स्थिति में जब देश को कोरोना से लड़ना है तो जिन लोगों की सबसे बड़ी जिम्मेदारी है, जो सरकार चला रहे हैं, जो सरकार में शामिल हैं, वो चुनाव की तैयारी कर रहे हैं, इससे ज्यादा शर्म। देश को धीरे धीरे पटरी पर लाने के लिए देश को 3 चरणों में अनलॉक किया जा रहा है, जिसका फिलहाल दूसरा चरण जारी है। लेकिन देश की अर्थव्यवस्था जितनी तेजी से पटरी पर लौट रही है, उससे कहीं ज्यादा रफ्तार में कोरोना के मामले बढ़ते जा रहे हैं। ऐसे में हरियाणा की अगर बात करें तो आए दिन नए नए मामले सामने आ रहे हैं, जिसके चलते रोहतक में बढ़ रहे कोरोना संक्रमण के मामलों में चिंता में डालने वाली रिपोर्ट आई। एक अनुमान के अनुसार अगस्त तक रोहतक में 1 लाख संक्रमित हो सकते हैं। यह आशंका रोहतक का दौरा करने आए अतिरिक्त मुख्य सचिव आलोक निगम ने जताई, जिसके चलते उन्होंने पीजीआई का दौरा किया और पर्याप्त सुविधाओं के बारे में अधिकारियों से चर्चा की। देश को धीरे धीरे पटरी पर लाने के लिए देश को 3 चरणों में अनलॉक किया जा रहा है और इसका फिलहाल दूसरा चरण जारी है। लेकिन देश की अर्थव्यवस्था जिस तरह से तेजी से पटरी पर लौट रही है, उससे कहीं ज्यादा रफ्तार में कोरोना के जो मामले हैं वह बढ़ते जा रहे हैं। और ऐसे में हरियाणा की अगर बात करें तो आए दिन नए नए मामले सामने आ रहे हैं। भारत नेपाल बॉर्डर के पास बिहार के सीतामढ़ी में हुई गोलीबारी में एक व्यक्ति की मौत हो गई और 2 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। इस पूरी घटना की बिहार क्षेत्र के सशस्त्र सीमा बल के आईजी ने पुष्टि कर दी है। तो वहीं स्थानीय लोगों का कहना है कि यह घटना नेपाल की तरफ से हुई गोलीबारी के कारण हुई है। घटना हुआ है सर, गया है काम करने खेत में, बॉर्डर साइड में खेत पड़ता है, वहाँ पर ऐसे कि वहाँ पर काम कर रहा था, वो बोलता है कि नहीं करो नहीं करो, ऐसे बातचीत हुआ है। कमती में लगभग 17-18 गोली चला है वहाँ पर। गोली कौन चलाया है? सशस्त्र वाला, नेपाल वाला चलाया है। कितने आदमी काम करने गए थे? हाँ? कितने लोग खेत पर काम करने गए थे? 5-6 आदमी था। अच्छा, 5-6 आदमी का एक तो हमारा लड़का को बाबू सीना में गोली लग गई, बाबू। आप लड़के के पिता हैं? जी। क्या नाम हुआ आपका? हमारा नाम है नागेश्वर। और जो आपके मृतक पुत्र उनका क्या नाम है? विकेश राय। क्या बजे घटना घटी है? घटना वही। और इसी के साथ ही खबर दोपहर में इतना ही, लेकिन तमाम अहम खबरों के लिए लगातार आप देखते रहिए ANB न्यूज़।